अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। तगड़ा नाश्ता किया है, पराठा खाया है, सिर्फ मैंने खाया है। मैं मोहतरमा पराठे डाइट नहीं पर खाते। हैं हाँ। और ये बड़ी बात है कि आपके साथ पराठा खाया जा रहा है और आप ना खाएं, जैसे कि दिल पे सलमा करे। पत्थर रख के, दिल पे जबर करके और मुंह मैं पे पराठा मेकअप भी नहीं करके। खाती। मुंह पे बिल्कुल मेकअप करके मैंने पराठे का बॉयकॉट किया हुआ है। मैं अंडा खा सकती हूँ, कबाब खा सकती हूँ, पराठा नहीं खा सकती। मैंने कबाब शेयर किया है शेफ के चले, साथ। कबाब खाना चाहिए। हाँ। हम किसी दिन कबाब पे वैसे बात भी इस तरह करेंगे कि पाकिस्तान में किस शहर का कौन सा कबाब मशहूर है चप्पल कबाब के अलावा। ठीक है, रेशमी लेकिन कबाब, गोला कबाब, बहुत सारी वैरायटीज होती है ना, सीख मुझे कबाब। मालूम था यहाँ से वैरायटी आएगी। चले, खबर मेरे पास सबसे पहले ट्विटर से मुतालिक है। जनाब, ट्विटर पे पहले हो ये रहा था कि 280 उनकी एक लिमिट थी कि 280 वर्ड्स से ज़्यादा आप नहीं ट्वीट कर सकते, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 4000 किया जा रहा है। एलॉन मस्क से एक यूज़र ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि ट्विटर अपने अल्फाज की तादाद 280 से बढ़ाकर 4000 कर रहा है, जिसके जवाब में एलॉन मस्क ने कहा हाँ कबूल है। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ हाँ कहा, कबूल है नहीं कहा। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि एलॉन मस्क के हम देखते हैं डेली ट्विटर से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आ रही होती हैं। इतने सारे बिजनेसेस थे उनके, जब से उन्होंने ट्विटर खरीदा है तो उस वक्त से वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। मतलब ऑल टाइम कभी रंग चेंज हो रहे हैं, कभी वेरिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया चेंज किया जा रहा है, कभी अल्फाज बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब भाई के पास बहुत टाइम है भाई। देखिए, अच्छी बात है ना। देखें, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, focus इंटरैक्ट कर रहे हैं, या इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड वो। ही इज़ वेरी क्लेवर। उनको पता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ट्विटर, बहुत ज़्यादा लोग हैं इसके यूज़र्स जो हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहें, कुछ ना कुछ इसमें से प्लस माइनस करते रहें, ताकि लोग जुड़े रहें उसके साथ। और जुड़े भी उसमें ये रहें। भी उसकी सलमा शायद कोशिश है कि रियल यूजर्स जुड़े रहें। आपको याद है, मैंने कल परसों शेयर भी किया था कि जो कई साल से यूज ना कर सका ट्विटर किसी वजह से, अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो वो ये चाह साथ रहे साथ भाई ने खबरों में भी तो रहना है ना। जरूरी है। लेकिन खबरें हमारे पास क्या है, हम उसकी बात कर लेते हैं। हाँ। यूं तो पहाड़ों का आलमी दिन संडे को मनाया गया 11 तारीख को, और उस पर हमने देखा कि सब ही पहाड़ों की बातें करते नजर आए। हम भी उस दिन पहाड़ों की तरफ चले गए, लेकिन बात सिर्फ पहाड़ों की नहीं हम करेंगे। हम कुछ ऐसी चोटियों की बात भी करेंगे जिनको सर करने के लिए पाकिस्तानी खूब जतन करते हैं, खूब कोशिशें करते हैं, और जो कोहे पिमाई का शोबा है इसको बाकायदा तौर पर जो आगे लेकर जा रहे हैं अपने काम से, उनकी हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे कोहे पिमा मोहम्मद मुराद, अशरफ सतपारा, शाह दौलत साहब। तो आज हम ज़रा इनसे पूछेंगे कि जो रिसेंटली केटो समिट इन्होंने किया उसका तजर्बा इनका कैसा रहा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंसानों से मोहब्बत की, बच्चों से मोहब्बत की, और साथ ही साथ साइंस के दौर में बच्चों से मोहब्बत का इजहार कैसे करें, बच्चों की तालीम पे कैसे फोकस करें, अफकारे इकबाल की रोशनी में हम किस तरह से आज के दौर में मुस्तफीद हो सकते हैं, और इकबाल की तालीमात से कैसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं। यूँ तो डेली बात होती है, एक नया टॉपिक होता है, कुछ नई चीज़ें होती है, कुछ ना कुछ नया पता चलता है, लेकिन हम उसको मज़ीद कुरेदने की कोशिश करते रहते हैं ताकि एक के बाद एक बात को हम एक्सप्लोर करते चले जाएं, क्योंकि इकबाल की फ़लसफ़े तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त कम पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इकबाल ही के नौजवानों की आज हम इस तरीके से भी बात करेंगे कि आज का नौजवान कैसे आज के हालात में, आज के मुश्किल दौर में, आज की मुश्किलात को समझते हुए, यानी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ सकता है। जैसे कि आज का एक बड़ा मसला क्या है कि पाकिस्तान का वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान इतना वेस्ट प्रोड्यूस करता है कि 2 केटू के पहाड़ खड़े हो सकते हैं। अब उन 2 केटू जितने पहाड़ों को अगर हम खड़ा कर रहे हैं और हर साल जिस तरह हम कचरा क्रिएट किए चले जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए फिर? कैसे उस कचरे को ठिकाने लगाना है, जीरो वेस्ट की तरफ हमें कैसे बढ़ना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, और प्लास्टिक वेस्ट से हम कमा कैसे सकते हैं। आपको याद है आतातुर्क एवेन्यू से मुतालिक हमने बताया था चंद महीनों पहले कि वो प्लास्टिक रोड बनाई गई। पहली बार तजुर्बा हुआ F9 पार्क में, एक पैच पर, फिर यहाँ पर बनाया गया। क्या इसके अलावा भी हम इस प्लास्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं? इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वो लोग जिनको हम खुसूसी अफराद कहते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स, हम उनकी नीड्स को किस हद तक पूरा कर पाए हैं और हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, और वो लोग जिनकी नीड्स स्पेशल हैं हम उनको माशरे का फ़ाल रुकन कैसे बना सकते हैं, उनकी सलाहियतों से कैसे इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया, और हर इंसान की एबिलिटी, उसकी खुसूसियात, उसकी सलाहियतें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। वो इंसान जिसके हाथ या पाँव नहीं है, या जिसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, वो भी माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो कैसे करेगा, इस पे आज हम बात करें। एग्जैक्टली। अब 2 चीज़ें हैं, एक कि इस्लामाबाद में यूथ फेस्टिवल की हम बात कर लें, दूसरा क्या हम मौसम की बात कर लें। और आपको अमेरिकी रियासत टेक्सास ले चले, तो सलमा आप क्या चाहती हैं, किस पर मैं बात चाहती की हूँ हम जाए? टेक्सास चलें।
चलें ऐसा करते, आप क्या कह रही थी? मैं कहती हूँ हम टेक्सास चलते हैं। टेक्सास चलते हैं जी, बर्फानी तूफान है वहां पर, ये इस टेक्सास जा रही हैं कि चाहती हैं कि अच्छी अच्छी फोटोएं इनकी आ जाए वहाँ पे बर्फबारी के दौरान। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं, वहाँ पे तूफान आया हुआ है तो कोई तस्वीरें वहाँ नहीं बना रहा, सब घबरा चुके हैं वहाँ पर, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह चुका है वहाँ पर। कई डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर ऐसे हैं, कई इलाके वहाँ पर ऐसे जहाँ तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। शुमाली मैदानी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद रियासत लुजियाना और ओक्लाहोमा इसमें भी वार्निंग जारी कर दी गई है, और बर्फबारी की वजह से अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बड़ी तादाद में परवाजें हैं वो मुअख्खर कर दी गई, ज़रा कैंसिल होती हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसा होता है। और अब उस फेस्टिवल की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे थे शोएब, क्योंकि फेस्टिवल के बारे में नहीं बताएंगे तो बड़ी ज्यादती होगी। इस्लामाबाद में 12वां कौमी यूथ फेस्टिवल हुआ। अब जाहिर है इसमें यूथ तो शरीक होगी, यूथ की तफरीह के लिए बहुत सारा सामान था इसमें, और मौवनीन खुसूसी मौजूद थे। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा, शिजा फातिमा साहिबा मौजूद थी जिन्होंने खिताब भी किया, नौजवानों को मुखातिब किया, नौजवानों से बात की, उनको बताया कि उनके लिए क्या क्या सरप्राइजेज हैं। कुछ चीज़ें गवर्नमेंट इनिशिएट करने जा रही है जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। लैपटॉप स्कीम दोबारा से शुरू होने जा रही है, नौजवानों को कर्जे मिलेंगे, वो अपने कारोबार कर सकते हैं, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो की जा सकती हैं। और इस्लामाबाद में ये इवेंट होना ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी। मरियम मलिक ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मुल्क भर से नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गौर व फिक्र और मुकालमे की गर्ज से कौमी यूथ पीस फेस्टिवल का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब की मेहमान खसूसी यूथ अफेयर्स की मुआवन खसूसी शिजा फातिमा थी। उन्होंने तकरीब से खिताब में कहा है कि इस मुल्क का सियासी निज़ाम नौजवानों को समझना जरूरी है, क्योंकि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन हमारे सिस्टम में जमहूरी इदारों के बारे में नहीं बताया जाता। 68% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र की है, और पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा आबादी है कि उस 68% का मतलब है 15 करोड़ लोग। भरपूर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग जो हैं वो पार्लियामान का हिस्सा बने। तकरीब से कन्वीनियर SDGs रुबीना खुर्शीद आलम ने खिताब में कहा कि ये फोरम मुल्क में हकीकी मानों में नौजवानों की तर्जुमानी कर रहा है। YPF के फोरम के जरिए पूरे मुल्क के नौजवानों को इकट्ठा किया गया है। SDGs का जो फोरम है उसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं, और इसमें हर एक जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में एक बड़ा अलमिया हम सब की वजह से वो ये है कि हम इम्पोर्टेंट चीज को अर्जेंट चीज से कवर कर देते हैं। 12वीं कौमी यूथ फेस्टिवल को अमन से मंसूब किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में आने वाली नस्लों के लिए एक पुरअमन और महफूज मुआशरे की बुनियाद रखना है। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। चलो जी बढ़ते हैं आगे, अब जरा बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। मैं थोड़ा सा सैड हूँ बिकॉज माई टीम इज़ आउट। मोरक्को को मैं सपोर्ट कर रहा था बट मोरक्को इज़ आउट फ्रॉम द सेमीफाइनल। अब ज़ाहिर है जो फाइनल की दो टीम्स हैं वो आ चुकी हैं सामने। अब ये मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के दरमियान होना है। तो फ्रांस से मराकश को हराया है और तभी फाइनल में पहुंचा है। दूसरा सेमीफाइनल था, दिफाई चैंपियन फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त दी है, और फ्रांस की जानब से 5वें मिनट में जो है वो एक गोल, और फिर 79वें मिनट में दूसरा गोल हुआ। अच्छा, बड़ी देर से ना 83वें मिनट में गोल नहीं हो रहा, वरना शुरू में याद है हर गोल 63वें और 83वें भी ये मिनट में गोल हो रहे होते थे। अभी जरा मिनट चेंज हो गया है। एनीवेज जी, पहले हाफ में फ्रांस को एक गोल से बढ़तरी हासिल हुई थी, और इसका मराकश ने फ्रांस के पोल पर ताबड़तोड़ हमले किए लेकिन कोई गोल नहीं कर सके। सो माय टीम इज आउट। बट आपको याद है सर, मैंने आपसे कहा था कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि फ्रांस फाइनल में पहुंचेगा भी और जीतेगा भी। चलो अभी तो फाइनल में पहुंचा है, लेट्स सी। अब मुकाबला है सलमा शोएब का, क्योंकि ये अर्जेंटीना को सपोर्ट करे, मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अर्जेंटीना के हवाले से बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना के जो टीम कैप्टन है लियोनेल मेसी, उनका नाम लिखते हैं लायनल मेसी हैं लेकिन उसको बोलते हैं लियोनेल मेसी। यहाँ पे ये वजाहत ज़रूरी थी। अच्छा, मेसी ने अपनी टीम को मुबारकबाद दी है, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया अपनी टीम को जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उस पर, और मैच के बाद मीडिया से बात भी की है मेसी ने। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी क्रोएशिया के खिलाफ जहानत से खेले, उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे तरीके से किया है और कामयाबी भी समेट ली है। नीदरलैंड्स के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हमें इजाफी वक्त में भी खेलना पड़ा जो कि आसान नहीं था। इट वॉज वेरी हार्ड, वेरी टफ, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त किस्म का जनाब मुकाबला हमें देखने को मिला है। जबरदस्त। जब बात अपने मेसी की है सलमा, तो यूँ तो देखें मेसी सबके फेवरेट थे, हैं और रहेंगे फॉर श्योर। ही इज़ अमेजिंग प्लेयर। उनका जो करियर है, आज हम थोड़ी सी बात उसकी भी करते हैं। जितने मैचेस वो खेल चुके, जहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर चुके, वैसे तो अच्छा ही परफॉर्म किया उन्होंने हमेशा। तो उनके अब तक के कैरियर पे हमारे पास एक रिपोर्ट है, ज़रा देखते हैं। अर्जेंटीना के लेजेंड लियोनेल मेसी ने कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के 34वें मिनट में गोल किया तो
वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की तरफ से सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मेस्सी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 25 मैच खेलने का जर्मन लेजेंड लोथर मिथियायोस का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। 35 साला लियोनेल मेस्सी फीफा वर्ल्ड कप के एक इवेंट में 5 गोल करने वाले मोमर तरीन खिलाड़ी हैं। दो 2022 में मेस्सी ने अब तक अर्जेंटीना के लिए 16 गोल किए हैं, जो किसी भी कैलेंडर साल में अपने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा गोल हैं। लियोनेल मेस्सी 1966 के बाद एक वर्ल्ड कप के 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में स्कोर और असिस्ट करने वाले पहले मर्द फुटबॉलर हैं। मेस्सी ने कतर वर्ल्ड कप के अपने तीनों नॉकआउट मैचेस में गोल किए हैं। इससे कबल उन्होंने अपने 4 वर्ल्ड कप में किसी भी नॉकआउट राउंड में गोल नहीं किया था। वर्ल्ड कप मुकाबलों में 1966 के बाद गोल इन्वॉल्वमेंट में मेस्सी ने 11 स्कोर और 8 असिस्ट के साथ जर्मन स्टार मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड बराबर किया है। मिरोस्लाव क्लोजे ने 3 असिस्ट और 16 गोल किए थे। लियोनेल मेस्सी बहुत सारे एजाज़ात तो अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन अब तक वर्ल्ड कप नहीं जीता। अपने आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के लिए मेस्सी अब एक कदम की दूरी पर हैं। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ये ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने देख ली। और भी कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है हमारे पास जो आपके साथ शेयर करें, लेकिन उससे पहले पहाड़ों पे जाएंगे और पहाड़ों में जाने से पहले भी एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जरूरी है जी, पहाड़ चढ़ने हैं, हमने ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। اقرأ باسم ربك الذي خلق
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों को सर करने वालों की और सर करवाने वालों की बात करते हैं। जब पाकिस्तान की हम बात करें और 8000 से बुलंद जो चोटियां उसकी बात करें और फिर दुनिया भर से हम देखते हैं कोई पे आते हैं। रवां साल भी गालिबन 1400 के करीब जो है वो माउंटेनियर्स पाकिस्तान आए इन चोटियों को सर करने के लिए। रिसेंटली वर्ल्ड माउंटेनियर डे तो हमने गुजारा, पहाड़ों का दिन तो हमने गुजारा, लेकिन आज ज़रा हम जो बात करेंगे वो इसी हवाले से करेंगे जिन्होंने रिसेंटली K2 समिट किया और जो क्लब इनको फैसिलिटेट करता है, मुख्तलिफ माउंटेनियर्स को बुलाता है, उन सारे प्रोसेस में फैसिलिटेट करता है, उसकी हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एल्पाइन क्लब हैं अयाज शिगरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जबरदस्त। आपके साथ तशरीफ रखते हैं अशरफ सतपारा साहब, अली रजा सतपारा के बेटे हैं। अली रजा सतपारा जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 17 दफ़ा 8000 मीटर बुलंद जो चोटी है उन्होंने सर किया है और रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। और उनके बेटे अभी रिसेंटली K2 समिट किया तो उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम। ज़बरदस्त। आपसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, किस टाइम आपने सर की है ये? मैंने जुलाई 2022 में किया था। जुलाई 2022 में किया था, पहली बार किया ये आपने? जी जी, मैं पहली बार। और ये आपने वालिद साहब के नाम की? जी जी। क्यों? वो पहले इतनी चोटियां सर की हुई थी? बिल्कुल, वालिद साहब 2 दफ़ा K2 अटैम्प्ट कर चुके थे। तो एक दफ़ा उसके साथ यही हुआ कि क्लाइंट उसके साथ, वो क्लाइंट के साथ था, तो क्लाइंट उस बीमार हुआ बोतलनेक से 8400 मीटर से, तो वालिद साहब को उसको लेके नीचे आना हुआ। दूसरे अटैम्प्ट पे जब वालिद साहब फिर गए थे बोतलनेक पे ही, वो स्नो ज़्यादा थी, तो वहाँ पे जो फिक्सिंग कर रहे थे तो उनके ऊपर औलाज गिरी, 50 मीटर वो नीचे आए थे। तो फिर उन्होंने एस्पिरेशन ख़त्म करके वापस आए। इस साल फिर से जा रहे थे वालिद साहब 2022 में। मेरा कोई इरादा था ही नहीं, मैं छोटे पीक्स करने लगा था। तो वालिद साहब इस साल फिर जा रहे थे K2 पे। अचानक वालिद साहब वहाँ सिकरदू में इसी के एक्सरसाइज कर रहे थे, रोज़ाना प्रैक्टिस पे चले जाते थे, तो अचानक पहाड़ी से हादसे का शिकार हादसे से 2-4 हुआ। अच्छा। और वालिद साहब का जो ख्वाब था वो रह गया। आपने उस ख्वाब को पूरा किया? फिर मैंने सोचा कि यार ये वालिद साहब का इस साल वालिद साहब K2 और एवरेस्ट दोनों पे जा रहा था, तो ये वालिद साहब का ख्वाब रह गया। मैंने सोचा कि ये मैं क्यों ना करूं, माउंटेनियरिंग में ऑलरेडी कर रहा हूं। आपने वैसे कितनी पीक समिट की हैं? मैंने G1, G2, स्पांटिक, होसरगंग, शतूम पीक, बड़ीला पीक, बहुत सारी माउंटेन्स में माशाल्लाह, आपने भी काफी काम किया। जी जी, मैंने वालिद साहब से ही ये काम स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा वालिद साहब का ये मिशन को मैं आगे लेके जाऊँ, बढ़ाऊँ। अशरफ, आपका K2 का सफर कैसा रहा? K2 का सफर जो है मेरा बहुत टफ और मुश्किल डे वो था, क्योंकि मैंने हाल ही में वालिद साहब को भी खोया था और उसके जो अधूरे ख्वाब थे वो भी मैंने पूरे करने थे। तो मेरे लिए समझो कि बहुत टफ टाइम था वो। और एक तो मैं फिज़िकली मेंटली भी डिस्टर्ब था, तो मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात थी वहाँ पे, क्योंकि जब आप अपने अजीज़ों को खोते हैं तो ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदे को कितना हर्ट कर लेता है। तो इन सब टफ टाइमों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के चाहने वाले, मेरे चाहने वालों की दुआओं की वजह से ही ये सक्सेस हुई और मैं अपने बाबा के मिशन को छोटा सा एक वो पूरा करने में कामयाब हो गया। और मैं चाहता हूँ कि अपने वालिद साहब के जो अधूरे मिशन है वो तमाम ख्वाब पूरे करें। 14 इंशाल्लाह मैं ज़रूर इनको पूरा करूँगा। बाबा के चाहने वाले, मेरे चाहने वाले की दुआएं और सपोर्ट साथ रही तो इंशाल्लाह मैं 14 पीक्स वो वालिद साहब के नाम पे ही करूँगा। 14 पीक्स वालिद साहब के नाम आप करेंगे। और चूंकि वालिद साहब की ख्वाहिश थी इस साल K2 की भी और माउंट एवरेस्ट की भी, तो तो उन्होंने उनका ख्वाब पूरा कर दिया। माउंट एवरेस्ट के लिए क्या वो सोचते हैं इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अयाज साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप लोग कितने अरसे से माउंटेनियर्स को इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं इस क्लब के थ्रू, और कैसे इंटरनेशनल माउंटेनियर्स यहाँ पर आप लेकर आते हैं और कैसे उनको आप फैसिलिटेट करते हैं? थैंक यू जी। पहले तो मैं PTV का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम कहते हैं जी PTV जो है हमारी एक माँ की एक जगह है, और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी प्लेयर्स आते हैं, PTV का बड़ा रोल है कि ऐसे छुपे हुए हीरोज़ को इंट्रोड्यूस कराना। ये ऑलरेडी एक बहुत बड़े नाम है, उनके कारनामे हैं, लेकिन मैं थैंक्स टू PTV के इनको वहाँ से इनवाइट करके ला के आप इनको करते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर कोई 30-32 साल हो चुके हैं एडवेंचर टूरिज़म के अंदर। और एक और हमारी एक एसोसिएशन से मैं उसका भी प्रेजेंट हूँ, हम उसको बाटो बोलते हैं, बल्तिस्तान टूर ऑपरेटर एसोसिएशन। और अल्पाइन क्लब और हम सारे मिलकर इंटरनेशनल मार्केट में जाके कोह पहमाओं को लेके आते हैं, जो क्लाइंबर्स आते हैं इंटरनेशनल क्लाइंब्स करने के लिए K2 और डिफरेंट जो पीक्स हैं, तो हम उनको ला के पाकिस्तान के अंदर जो हमारे एक अभी पहले तो ये बहुत कम खेली जाती थी, क्योंकि जब से सोशल मीडिया आ गया
मीडिया आ गई तो हर चीज़ एक्सेस बड़ी इजी होगी। इनके जो वालिद थे या दूसरे जो हमारे क्लाइंबर्स हैं वो भी पहले के हीरो थे, लेकिन वो छुपे हुए थे कि वो सोशल मीडिया में या मीडिया उनको नहीं करती। पीटीवी थोड़ा बहुत उनको उस ज़माने में से कवरेज कर रहा था। और जहाँ तक रहेगी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो स्पोर्ट्स है जान जोखों का खेल है। बिल्कुल है। ये किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं है और बहुत मुश्किल काम है। इनके जो जब ये क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो अपनी वसीयत भी करके जाते हैं कि यार हमारा, क्योंकि इस एडवेंचर का कुछ भी पता नहीं होता कि कुछ भी आपके साथ हो सकता है, तो मेंटली तौर पे भी ये तैयार होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस एडवेंचर टूरिज़्म से ये जो माउंटेनिंग कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, बफ जो हमारे पास पहाड़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और इससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। आप देखें जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स को लेके हम इधर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो एक पैमा आता है वो सबसे पहले हमें रॉयल्टी की शक्ल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं, फिर वो एयर टिकट्स लेता है, फिर आपके वो होटल्स बुक करता बिल्कुल है। एक पूरी इंडस्ट्री पूरी है ना, इंडस्ट्री को ये चेन इसी तरह से चलती है। मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सा बताते हैं अल्पाइन क्लब किस तरह से फैसिलिटेट करता है और एक माउंटेनियर की कौन सी नीड्स होती हैं जो ये क्लब पूरी करता है। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो हमारा अल्पाइन क्लब है बेसिकली इनको ट्रेनिंग देता है कि हाउ टू द क्लाइंब किस तरह की जाती है। डिफरेंट हमारे सेशन होते हैं कि आइस पे भी लेके जाते हैं, रॉक्स पे भी लेके जाते हैं, साथ थ्योरी भी कराते हैं कि आपने करना क्या है। यानी जो बिल्कुल स्टार्ट करे अभी, जो स्टार्ट करे अच्छा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी प्रैक्टिकली कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि यूनिवर्सिटी बाद में बनती है, प्लेयर्स हमारे जो है वो पहले बने होते हैं, तो ये ऑलरेडी एक वर्ल्ड लेवल के नाम है। तो इनको हम इसी तरह जब इंटरनेशनल जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको भी हम यहाँ पे उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं, जैसे अमेरिकन अल्पाइन है, जर्मन है या फ्रेंच है, तो उनके साथ भी हमारी जॉइंट एक्सपीडिशन क्लाइंबिंग बनती है। उनको उसके साथ हम अपने पाकिस्तानी क्लाइंबर्स को भी उसके अंदर भेजते हैं और ले जा के हम आपको करते हैं। अभी हमने हमारी फीमेल्स क्लाइंबर्स जो है वो आ रही है, और अल्पाइन क्लब जो है इन लोगों को एज ए मीडिया में लाना, इनको ट्रेनिंग देना, इनको बात करना, बहुत सारी चीज़ों में इनकी जो है हेल्प करता है। है। सर देखें, जो बाहर से आ रहे हैं माउंटेनियर, ज़रा उसका होमवर्क भी है, उसको मालूम है, उसने कई चोटियां भी सर की होंगी, उसको मालूम है उसने क्या करना है। थोड़ी बहुत गाइडेंस आप लोगों की तरफ से ज़रूर रिक्वायर्ड, बट जनरली उसको पता है। अगर हम बिल्कुल उसकी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे K2 बेस कैंप जाना है, ज़रा मैं अभी K2 की बात तो नहीं, बेस कैंप ही की बात कर सकता हूं। अगर मैं आज कह दूं अल्पाइन क्लब को जी मैंने K2 बेस कैंप तक पहुंचना है, तो उसका प्लान क्या होगा? आप मुझे कहेंगे जी हम दिसंबर 2022 में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो आपको इतना वक्त लग जाएगा, हम पहले आपको यहाँ लेकर जाएंगे, फिर यहाँ लेकर जाएंगे, इस तरह एक्लेमेटाइजेशन आपकी होगी, इतने आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पर काम होगा, इतना वक्त लग जाएगा, कितना? और शुएब की बात को हल्का नहीं लेना, ये वाकई जाना चाहता है। वेलकम जी, हम तो चाहते हैं कि आप जैसे लोग उधर आए और वो ये मेरी ख्वाहिश है K2 बेस कैंप। आपकी ख्वाहिश को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे, आप आए, वेलकम। देखें उसमें जाने के कुछ टाइम पीरियड्स भी होते हैं। ठीक है। जिस तरह आपने लास्ट ईयर देखा, 2 साल पहले जो मोहम्मद अली सतपारा विंटर में गए रिकॉर्ड बनाने के लिए, बस किस्मत से वहाँ हादसा हो गया कि यहाँ पे जाने के लिए भी टाइमिंग एक होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप उठे, बैग उठाया और ट्रेल 5 पे चले गए, आप वो गाड़ी अभी तो हम यही करते हैं तो ऐसे नहीं कर है। सकते हैं। तो आपका जो हमारा जो बेस्ट टाइम है उस बलतरो और K2 बेस कैंप पे जाने के लिए, वो आपका जून से लेके आपके अगस्त तक का बेस्ट टाइम है। 3 मंथ्स हो गए। इस दौरान स्नोफॉल नहीं होती? इस दौरान स्नोफॉल भी होती है और ओवरलॉन्चेस भी आते हैं, लेकिन हम जिस ट्रैक पे वो करते हैं उसके अंदर स्नोफॉल भी होती है, ओवरलॉन्चेस नहीं होते। अच्छा। उसके अंदर ये होगा कम से कम आपके पास जो है नॉर्मली आपके पास 18 से 20 दिन होने चाहिए। ठीक है। इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद, लेकिन हम नॉर्मली हम पहले 24 डेज करते थे। ओके। अभी हमने कम करके उसको 18 डेज में लेके आए। अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको स्कर्दू जाना पड़ेगा। ठीक है। स्कर्दू लैंड करेंगे तो स्कर्दू जाने से पहले आपने किसी कंपनी के साथ या अल्पाइन क्लब के साथ चीज़ें बैठ के डिस्कस करनी कि हमारा कोई ग्रुप जा रहा है तो हम आपको उसके साथ अटैच कर देंगे। तो वहाँ से जब आप उससे पहले हम कहते हैं कि आपकी फिटनेस होनी चाहिए। आप पहले आप रनिंग करें, आपको कोई हाइट का इशू तो नहीं है, कोई आपको हार्ट का इशू तो नहीं है। इसी पर ज़्यादा बात इसलिए करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो जो ख्वाहिश रखते हैं कि बच्चों का खेल नहीं है ये। आप जो स्ट्रेंथ एंड फिटनेस की आप बात करें तो उसमें क्या होना, डेली
या वीकली किस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना है? क्या ट्रेल 5 दिन में लाजिम है? ट्रेल 5 तो देखें आपकी एक स्टेमिना डेवलप करने के लिए है। ठीक है। जब बल्दरों में जाते हैं ऊपर खुदा होता है और नीचे आपकी अपनी विल पावर एक होती है। तो कहने का मकसद है आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपका स्टेमिना आपको इजाजत देता है। ग्लेशियर पर चलने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ग्लेशियर पे भी चलने की, और आपको स्टेमिना होना चाहिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये। और मेंटली तौर पे आप तैयार हो जाएं कि यार मैं हम तो सबसे मेंटली तैयार हैं, मेंटली तो कोई चक्कर नहीं है। साथ फिटनेस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से जब उसका दूर जाएंगे, ये 2-3 चीज़ें जो बड़ी करती हैं कि आपकी हेल्थ जो आपको परमिशन देती है। अभी बहुत सारे लोग बदकिस्मती से मैं कहूँगा कि गलत हो रहा है। हर बंदा चाहता है कि मैं K2 जाऊँ और K2 को क्लाइम करूँ। वो K2 करना कोई राजा बाजार बना लिया लोगों ने। बस वो कहते हैं वायर लग गई है, रोप लग गई है, पहुंचो। अच्छा अयाज साहब, खवातीन के लिए बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि उनकी हेल्थ, फिटनेस, स्ट्रेंथ वैसी नहीं होती एज कम्पेयर टू मैन, क्योंकि मैन के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उन इलाकों में एक्सरसाइजेस के लिए भी। अदरवाइज भी खवातीन थोड़ी सी हेजिटेंट होती हैं, उनके लिए भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आप अभी अशरफ साहब करके आए हैं K2 समिट, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने वालिद को देखते हुए शुरू किया या आपने भी पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड फिटनेस पे काम किया, उसके बाद आप पहाड़ों पे गए? जी, वो मैंने वालिद साहब से ही इंस्पायर हुआ था, क्योंकि वालिद साहब ने पाक आर्मी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। वालिद साहब ने जितने भी हाइक्स हमारी पोस्टें हैं, जैसे सिया कंगड़ी, बाल्तोगढ़ी 7000 से अबाव है, इन पिक्स पे वालिद साहब पाक आर्मी के एक्सपीडिशन के साथ जाके वहाँ पे झंडे लहराए। सेडल हो गए, ये बहुत सारी मतलब हाइक्स पोस्ट है, वहाँ पे वालिद साहब की बहुत अचीवमेंट पाक आर्मी के साथ थी। तो वालिद साहब कभी हेलीकॉप्टर में आ जाते थे सतपारा में, कभी आर्मी की गाड़ियों में, मतलब उसको बहुत प्रोटोकॉल मिलता था। तो मैं इंस्पायर हुआ, क्यों ना मैं भी वालिद साहब की तरह बनूं। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए? जी नहीं, जाहिर बात है, वो गांव के हम सीधे लोग हैं गांव के, तो वहाँ पे एक बंदे को पाक आर्मी हली पे बैठा के घर लेके आती है, तो उसी चीज़ से मैं इंस्पायर हो गया। और मैंने बाबा को काफ़ी प्रेशराइज करके मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि बाबा ने ये चीज़ें की हुई थी। तो बाबा नहीं चाहता था कि मैं क्लाइंबिंग करूं। क्लाइंबिंग नॉर्मल कोई मतलब स्पोर्ट्स है ही नहीं, ये बहुत रिस्की है। इसी साल हम K2 पे क्लाइंब कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे मसलों का आपको फेस करना होता है। जब आप जा रहे होते हैं, अचानक से अवलांच गिर जाती है, पत्थर आपके ऊपर गिर, तो यहाँ पे बहुत मसले थे। तो वालिद साहब चाहता ही नहीं था कि मैं माउंटेनर बनूँ, लेकिन मेरी जिद थी कि बाबा की तरह मैं भी बनूँ। तो आपने उस जिद को पूरा किया? जी, उसके बाद तो वो वालिद साहब की फील्ड में आ गया। तो वालिद साहब के जो अधूरे ख्वाब थे, वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वालिद साहब की ये चीज़ें उनको आगे लेके जाऊँ। लेकिन आप देखें जिस इलाके से हैं, वहाँ पे जनरली भी लोगों की ना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। आप लोग ज़रा पहाड़ों पे रहने वाले, आपके लिए पहाड़ चढ़ना आसान है। मैदानी इलाकों से कोई जाए तो उसके लिए तो बड़ा चैलेंज है ना, वो तो नहीं कर सकता जब तक कि उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ना हासिल की हो। तो इसलिए आपके लिए उस लिहाज से आसान रहता है। अगला प्लान माउंट एवरेस्ट है? जी इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे वालिद साहब का यही मिशन, मैं चाहता हूँ कि 14 पीक्स पे अपने बाबा के नाम पे करूँ, क्योंकि नेपाल पे वालिद साहब को चांस नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं पूरा करूँ। और इसके लिए चैलेंज क्या है आपके लिए? क्योंकि देखें एक एक्सपीडिशन पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज होता है, किस तरह इसको मैनेज करेंगे? है बाबा के बहुत सारे चाहने ऐसे है जी, बाबा के दोस्त भी हैं जो इंशाल्लाह हमें नाउमीद नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के इतने बड़े फैन फॉलो थे। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये कर लेंगे, ज़बरदस्त उम्मीद है हमें। ज़बरदस्त। सर थोड़ा सा अब आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आऊँगा जो सलमान ने भी पहले बात की ना, ख़वातीन के लिए अब इस्लामाबाद जैसे शहर में क्या ऐसा हो रहा है कि लड़कियां जाती हैं, ट्रेनिंग हासिल करती हैं, शौक देख रहे हैं आप कि नहीं, यहाँ पर भी आपको लगता है कि नहीं लड़के ही आ रहे हैं, वही सीख रहे हैं? नहीं, ये पिछले कुछ अरसे से मैं अभी पहले जो बात कर रहा था कि ये जो मोहम्मद अली सतपारा के सानिया के वो बहुत सारे लोगों का ड्रीम हुआ कि हम K2 जाएँ और K2 बेस कैंप तक जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है वो ख़वातीन बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा। लेकिन मैं हमारा क्योंकि इस इलाके से ताल्लुक़ है, क्योंकि मेरे गांव में ही है ये जो K2 पार्ट है, अच्छा, मेरा ताल्लुक़ शिगर से है। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग और अपनी हेल्थ लेके आएँ। K2 कहीं पे नहीं जा रहा। मेरी उन लोगों से गुजारिश है, जो फीमेल्स आती हैं या मेल्स आते हैं, उनसे गुजारिश है K2 कहीं नहीं जा रहा। आप पहले अपने आप को फिट करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, फिर आके आप K2 देखें। अब ये नहीं कि आपको बैठे बैठे प्लान किया और K2 निकल गया, ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं बेस सकता, कैंप भी बैठे बैठे नहीं हो सकता। तो इस तरह के कुछ केसेस होते भी हैं, कुछ ख़वातीन आती भी हैं और कुछ अच्छे स्टेमिना के साथ, और वहीं से वापस जाती हैं, कहीं से कुछ वापस भी आ जाती है, फिर प्रॉब्लम्स जो है। अच्छा, जो वापस जाने वाली बात है, इस पर सिर्फ एक जुमला जरूर चाहूंगा आपसे, क्योंकि कहा ही जाता है K2 बेस कैंप जाने का रास्ता एक और वापसी का रास्ता डिफरेंट है। आप अगर चल पड़े तो फिर वापसी नहीं है, फिर मुकम्मल काम है।
बस इरादा देखें, जब जिसने केटू देखना है ना जी, केटू को देखने का भी लोगों को एक ख्वाब होता है। ख्वाब होता है। और केटू जिस लोकेशन पे है उसके लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिन का ट्रैक करने के बाद आप Yes. उधर और वो भी आपकी लक है कि मौसम अगर साफ है तो केटू आपको नजर आएगा, वरना नजर भी नहीं आएगा। केटू भी हर एक को मौका नहीं देता। केटू हर एक को मौका नहीं देता। क्या बात खूबसूरत है, बात क्या बात है। सर, जो खवातीन आपको घरों में बैठी देख रही हैं, जो शौक रखती हैं एडवेंचर टूरिज्म का, उनके लिए आप क्या टिप देंगे कि वो ऐसी क्या तैयारी करें अगर उनका ख्वाब है कि वो केटू बेस कैंप तक जाएं या केटू पे जाएं, तो उनको पहले से क्या तैयारी करनी चाहिए? स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग के अलावा, फिटनेस के अलावा, क्या फियर्स भी दूर करने चाहिए? इसमें 2 चीज़ें, एक तो ट्रैकिंग आ जाती है, एक क्लाइंबिंग जो हमारे अशरफ साहब कर रहे हैं। हाँ। क्लाइंबिंग जो है वो बहुत महंगा खेल है। हाँ। ये विदाउट स्पॉन्सर्स नहीं हो हम सकता। अफोर्ड नहीं कर यानी आप सकते। लोग ट्रेनिंग देते हैं, पैसे नहीं देते? ऑफ कोर्स पैसा तो देना इम्पॉसिबल सी बात है, Impossible, लेकिन लाखों जो भी हाँ। हमसे हो सकता है फाइनेंशियल तौर पे हम उनको सपोर्ट करते हैं एज ए क्लाइंबर्स के लिए। जो रह गए एज ए ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, मेरी उन जो घर में बैठी भी हमारी बहनें देख रही हैं प्रोग्राम, वो अगर आना चाहती हैं तो 2-3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, फिटनेस और ये है। और दूसरा, आप राइड्स कंपनी को और राइड्स क्लब्स को चॉइस करें कि वो आपको प्रॉपर सर्विसेज दे सकें। ओके। ये नहीं अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सारी ओपन हो चुकी हैं, फेसबुक से और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको इजी मिल जाती हैं, आप कॉस्ट वाइज चले जाते हैं। लेकिन आप जब भी आप उठाएं तो अच्छी कंपनीज को उठाएं और अच्छे लोगों के साथ काम करें, तो आपको मसाइल भी नहीं होंगे। केटू को देखने की जो जाने और आने की बात की, केटू के 2 ट्रैक हैं और दुनिया का एक हमारे पास दुनिया के जो बेस्ट ट्रैकर जो रूट्स हैं उसके अंदर एक हमारा बेस्ट जो ट्रैक है वो, उसको हम गोंडोगोरोला कहते हैं, जो 5200 मीटर्स पे है। उसको हम क्रॉस करके नीचे आते हैं। तो नॉर्मली ट्रैकर्स की ख्वाहिश ये होती है कि हम जाएं, केटू को देखें और ला क्रॉस करके फिर हम नीचे, तो जब उस ला के ऊपर वो खड़े होते हैं तो वहाँ उनको 4 पीक्स नज़र आती है, केटू, ब्रॉड पीक, गशबरूम और गशबरूम 2। तो 4 पीक्स उनको वहाँ से वो सलामी पेश करती है अगर आप उसके वहाँ पे चढ़ जाए। तो उसके अंदर अगर जो कमज़ोर होते हैं या थोड़े से वीकस होते हैं तो वो सेम रूट वापस आते हैं। अच्छा, सेम रूट है वापसी का? सेम रूट, उसी रूट पे ही वापस आते हैं। तो लुकिंग वो भी डिपेंड करता है कि आपको वेदर परमिशन देता है नहीं देता है। अदरवाइज मोस्टली आपको जाना ही पड़ता है आगे, वापस सेम रूट आना पड़ता है। अगर मौसम आपको साथ नहीं दिया तो नहीं आपको फिर वापस आना पड़ता है वो लॉ क्रॉस करने के लिए। ठीक है। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है, आप लोग आएँ, क्लाइंबिंग करें। वहाँ पे जो एक और बड़ा सबसे जो हमारा इश्यूज बन रहा है उस एरिया के अंदर, एनवायरनमेंट का बड़ा इश्यूज बन रहा है। लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अपनी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे केटू बेस कैंप और केटू के ऊपर भी बहुत के ऊपर भी काफ़ी इश्यूज हैं। वहाँ पे जो ऑक्सीजन, चिप्स के पैकेट पड़े हुए हैं। चिप्स के सिलेंडर वो चले, वो तो एक है, वो भी एक बहुत बड़ा जो है हमारा सिलेंडर जो है, जो फॉरेनर एक्सपीडिशन आते हैं वो यूज़ करने के बाद वहीं पे जब उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होती है वहाँ पे वो पड़े हुए हैं। सर जाहिर है शायद उसकी वजह ये भी है कि वो कहते हैं कि जितना आपका सामान है ना, जितना वेट है वो जितना कम हो जाए वापसी पे तो वहीं छोड़ आते हैं। यही वजह सर कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बल्कि आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपने तो अभी रिसेंटली एक्सपीडिशन की भी है, कुछ लाशें भी हैं रास्ते में। असल में ये होता है कि अब वापसी पे तो आप 8000 करने के बाद आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल लो हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं बेस कैंप की तरफ चला जाऊं, क्योंकि आप जब यहाँ बेस कैंप पे जो आपने खाया पिया उसी एनर्जी से आपने केटू समेट करनी है। ऊपर तो आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता है, तो 4, 5, 6 दिन लग जाएंगे आपके समेट तक। तो उतने में आपकी एनर्जी सारी लूज हो जाती है। तो बंदा चाहता है कि मैं जल्द से जल्द नीचे बेस कैंप की तरफ चला जाऊँ। तो इन्हीं दौरान वो क्या करते हैं, हल्का फुल्का उठा के हैवी सामान जो छोड़ के आते हैं। नीचे आने के बाद इस तरह होता है कि मौसम ख़राब मौसम में तो बंदा जा ही नहीं सकता है। फिर इंटरनेशनल इनके पासपोर्ट इन चीज़ों का मसले आते हैं तो उनको वहाँ से जल्दी निकलना होता है। लेकिन अशरफ, आप अपनी खुराक के लिए कुछ पहले से तैयारी करते हैं? खाना पीना, अपना लाइफस्टाइल वैसा रखते हैं कि आपकी एनर्जी बरकरार रहे नेक्स्ट समिट के लिए? जी, हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वहाँ के नेचर जो हमारे फूड्स है और पूरा वहीं शौक सिखाते हैं, वहीं उनमें कोई मिलावट ये चीज़ें नहीं होती है, खाली देसी चीज़ें ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ के लिए। यहाँ पे मैं इनकी बात करूँ, जो फॉरेनर्स एक्सपीडिशन आते हैं, जो क्लाइंबर्स, वो तो बाकायदा अपनी विटामिन्स ये वो सारी चीज़ें लेके आते हैं। जो हमारे लोकल क्लाइंबर हैं वो लोकल अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अपनी वहाँ की लोकल जो है वो चाय यूज़ करते हैं, लोकल अपनी खुबानी को यूज़ करते हैं, लोकल जो हमारी अपनी जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं वो ले जाके उसको वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें प्रॉपर उस तरह अगर वो जो इन लोगों को अभी एक और अलमिया ये था, कुछ अरसे तक इन लोगों को एज ए
पोर्टर्स, हाई use पोर्टर्स किया जाता कहलाते थे। लेकिन अभी हमारी कोशिश ये है एज ए अल्पाइन क्लब, हम इन लोगों को एक जैसे आपके प्लेयर्स होते हैं तो इनको हम एज ए प्लेयर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और इनको प्रॉपर एक नाम देंगे कि हाई पोर्टर्स की जगह इनका एक नाम होगा रिस्पेक्टेबल तरीके से, कि वहाँ पे जाएंगे और जाके अपनी टीम के साथ खेलेंगे। इसी तरह क्रिकेट में जब जाते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स को वो लोग हायर करते हैं, तो इन लोगों को जब हायर करते हैं तो वो भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ये वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, लेकिन लफ्ज़ जो है वो थोड़ा सा तो इसका मतलब है कि आइंदा से हाई पोर्टर नहीं कहा जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसकी हाई तरफ पोर्टर नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जाएगा। तो इंशाल्लाह इनको हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर एक नाम दिया वो जाए। नाम क्या हो सकता है? उसमें डिफरेंट ऑप्शंस पे भी काम हो रहा है। ओके। फॉर एग्जांपल हम मारखोर भी कर सकते हैं, क्योंकि मारखोर ऊपर रहता ही जो है बुलंदियों पे, तो 4-5 नाम्स में हमारा काम हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि इन लोगों को प्रॉपर एक हम नाम दें जिससे हमारे इस इलाके में और इन लोगों को और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक हौसला अफजाई हो कि ये एक अच्छी फील्ड है। और आके इसमें कोई शक नहीं सर, बहुत अच्छी फील्ड है और इन जैसे माउंटेनर्स की वजह से तो लोग जा पाते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल माउंटेनर्स। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ मौजूद थे आज, और इस दिन की वैसे दिन तो गुजर गया लेकिन हमने सोचा कि आज हम इस पर बात भी करें। और ये इतनी अहम बात है कि हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिस तरह हम कहते हैं जी, कोई एक्सपीडिशन की तरफ अगर गया भी, किसी ग्रुप के साथ गया तो हमने कहा जी पोर्टर है या हाई पोर्टर है, तो नहीं, वो नाम बदलना चाहिए और हौसला अफजाई होनी चाहिए, बिकॉज इनकी वजह से ये हो पा रहा है। दूसरी बात, जो भी जाए उससे हमारी रिक्वेस्ट होती है जनाब कि K2 इज़ ब्यूटिफुल, लेट इट बी ब्यूटिफुल, कचरा ना फैलाएं। और अल्लाह करे आपसे भी दुआ करें जी, मैं K2 बेस कैंप तक तो जरूर चला, देखिए ऊपर जाने का मैं नहीं सोच सकता, बेस कैंप तक सोचना भी मेरे लिए जरा है मुश्किल काम। पराठे शराठे खाएं, इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे बेस कैंप। सिर्फ पराठे आप आएंगे, हम आपको वेलकम करेंगे इस कैदू में। आप नेक्स्ट जून जुलाई में प्लान करें और उससे पहले क्या क्या करें? 1 महीने के शोज रिकॉर्ड करें। नहीं, वो तो करेंगे, पर जून से पहले मैं डेली बेसिस पे कितने किलोमीटर भागूं वो देखें, आप जितना भी कर सकते हैं माशाल्लाह। अभी आप यहाँ और वेट भी उठा के चलना चाहिए। वेट का इतना इश्यूज नहीं है, वेट तो ऑलरेडी हमारे पास जो हमारी टीम होती है, ठीक है, वो कैरी कर रहे होते हैं। सिर्फ हमारे जो मेंबर्स जाते हैं वो पर्सनल इक्विपमेंट्स अपनी कैरी करते हैं। वो कितने किलो का होगा? वो 5 से 5 किलो का होता है। उठा ही लूंगा। 5 से 10 किलो का होता है, लेकिन उसमें आपका कैमरा, आपकी डाउन जैकेट्स और सनग्लासेस, इस तरह की रेन जैकेट्स होती है। तो आप उधर आएँ, आप आएँ और आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है कि उस एरिया को देखें। और वहाँ पे मैडम भी आए, अगर फीमेल्स की इन्होंने बात की है, आप एक क्या मजा है कि आप वहाँ पे शो करें। लेकिन पहाड़ इसको नहीं बुलाते सर, जैसे ही पहाड़ों की तरफ जाती है पहाड़ के निकलो वापस वापस गो बैक टू योर होम। क्योंकि लास्ट एक्सपीरियंस हमारा बुरा रहा, हम स्वाद गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि उसके बाद से ये तय है सर, मैदानी इलाकों में सलमा जाएगी, पहाड़ी इलाकों में शुएब जाएगा। सर जी, आपने वो वर्ड की जो बात की थी, मैं इस पे थोड़ा वो कर लेता हूँ। वर्ड आपने यहाँ पे उठाना है। जब आप ट्रैकिंग पे ड्रिल 5 पे चले जाते हैं तो आपने कम से कम अपने ऊपर 20 kg लेके आपने चलना है। उस पे आप ईंट रखे, माल्टे पानी की बोतल रखे, जो भी रखे, क्योंकि आपको ये बहुत जरूरी है। नहीं, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने कम से कम 15 से 20 kg उठा के आपने डेली 4-5 किलोमीटर आपने वॉक थोड़ा आधा कर ले, 7 से 10 नहीं, ये यहाँ पे इतना उठाएगा तो वहाँ पे सर मैं माजरत खाऊं सर, मैं इनकार करता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये, लेकिन सोचते हैं सर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस साल सबसे ज्यादा कौन सा लफ्ज सर्च किया गया, इसकी बात करते हैं। Dictionary.com ने कहा है जी कि वुमेन सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला लफ्ज है। अब इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिसकी वजह से इस लफ्ज को बहुत ज्यादा सर्च किया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली स्याह-फाम खातून मुंतखब होने के बाद ज्यादा सर्च किया गया। इसके अलावा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का इसकाते हमल से मुतालिक जो फैसला है उसकी वजह से, मलका एलिज़ाबेथ की मौत, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स का टेनिस छोड़ने का ऐलान, ईरान में सनफी मसावात के लिए किए गए एहतजाज जो हैं वो शामिल हैं। तो ये वो कुछ वजूहात है जिसकी वजह से वुमेन को ज्यादा से ज्यादा सर्च किया एक वजह मैं भी बताऊं, वो है वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात। ओह माय गॉड, खवातीन के अलावा ये रंग मुकम्मल नहीं हो सकते, इसलिए खवातीन को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि खवातीन के हवाले से बात हो रही है, दुनिया में अवेयरनेस आ रही है। मर्दों ने नहीं किया, औरतों ने भी किया है, तो ये और भी अच्छी बात है ना भाई। औरतें औरतों को सर्च नहीं करेंगी तो कौन करेगा? औरत तो ढूंढ रही है, ये बड़ी अच्छी खबर है। अगर औरत औरत को ढूंढ रही है, दैट मींस जेलसी का फैक्टर खत्म हो गया है भाई। औरतों ने जेलस होना छोड़ दिया। चेक करें इसने किया क्या है, कीता की है, अचीवमेंट्स को देख रही है, बहुत अच्छी बात है। और एक अचीवमेंट की खबर मेरे पास भी है, वो ये है जनाब कि पहले हमने अनाउंस किया था कि गूगल का ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब टिकटॉक का ऑफिस भी पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर शिफ्ट हो रहा है। और इसके बाद जो फेसबुक है उसके साथ भी बातचीत जारी है। और ये मैं नहीं कह रही है, हमारे जो वफाकी वजीर बराए IT हैं अमीनुल हक साहब, उन्होंने कहा है कि भी फेसबुक के साथ बातचीत हमारी इन प्रोसेस है। और फेसबुक के हवाले से एक अच्छी खबर मोनेटाइजेशन के हवाले से भी आई थी जो हमने बता दी। और अभी जनाब टिकटॉक पाकिस्तान आने वाला है, गूगल आ चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को जो बहुत ज्यादा टिकटॉक के दीवाने हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा टिकटॉक स्टार्स आजकल छाए हुए हैं जनाब, शादियां भी हो रही हैं उनकी और वीडियोस भी उनकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और ये बड़ा अच्छा जी उनको नाम दे दिया गया, करते क्या जी, टिकटॉक स्टार हैं। अच्छा, एनीवेज एक खबर और भी है मेरे पास, व्हाट्सएप सार्फिन से मुतालिक है। व्हाट्सएप पे पहले ये हो रहा था कि अगर आपने मैसेज गलती से कर दिया और फिर आपको ख्याल आया कि आपको मैसेज डिलीट करना, तो आपने कर दिया डिलीट फॉर एवरीवन या डिलीट फॉर मी। अब एक ऑप्शन सामने आई है कि अगर आपने मैसेज गलती से डिलीट कर दिया है तो आप अनडू कर सकते हैं वो मैसेज इन फ्यू सेकंड्स। ऑफ कोर्स आप मैसेज रिकवर आपका हो सकता है। ये तो नहीं ना कि सलमान ने मैसेज डिलीट कर दिया मैसेज और फिर बाद में एक साल बाद कहे कि मैसेज रिकवर जो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो रिकवर वो करेगा जिसने डिलीट किया होगा। अच्छा, एक और भी अच्छी खबर है हमारे पास, वो अच्छी नहीं है बल्कि वो जरा सैड न्यूज़ है। वो ये है जनाब, अगर आपको टैटू बनवाने का शौक है तो अपने चेहरे का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। कैसी खातून की खबर है जिन्होंने आंखों पे टैटू बनवाने की कोशिश की, आंखों के अंदर कलर चेंज करने की कोशिश की। ये जो वाइट एरिया होता है आंख का, इसका कलर चेंज किया तो आहिस्ता आहिस्ता बिनाई जाना शुरू हो गई। और ये बड़ी सैड न्यूज़ थी कि ये वाकया जो पेश आया है बड़ा अफसोसनाक है। और आयरलैंड से ताल्लुक है इन खातून का और इनका नाम है अनाया पैटरसन। उनका कहना है कि वो नाबीना होने के करीब है, उनकी बिनाई ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो इसलिए टैटू बनवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी आंखों का ख्याल रखें। वो चीज़ें जो आपके सेंसेस का काम करती हैं, देखने का, सुनने का, बोलने का, खुदारा उनको बख्श दें। एग्जैक्टली। एक खबर और हमारे पास है कि जनूबी कोरिया में होने ये वाला है कि अचानक से यानी पलक झपकते ही सबकी एज 1 साल बढ़ जाएगी। अब ये क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मली होता है काका पैदा हुआ तो वो होता है 0, फिर 1 साल का होता है, नहीं पूरे 12 महीने के बाद हम उसकी बर्थडे मनाते हैं कि 1 साल का हो गया। अब वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एक नया कानून वहाँ पर पास किया गया है, जो काका पैदा होगा वो पैदा होते 1 साल का होगा। बच्चे हमारे अहद के जवान हो गए, जवान भी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल जो उनकी पॉपुलेशन है उन सब पे इसका इतलाक जब होगा, जो 23 साल का था वो अचानक से हो जाएगा 24 साल का। तो ये जनाब 1 साल बढ़ाने लगे हैं। वो कानून पास हो रही है, तरमीम की मंजूरी हो चुकी है और अगले साल जून से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो जून के बाद जनूबी कोरिया में तो सब लोगों की उम्र 1 साल बढ़ जाएगी। और इससे पहले कि हम बूढ़े हो जाएं, हम ब्रेक की तरफ ना मर जाएं। हम बूढ़े हो नहीं चुके, नहीं अभी 1 साल बड़े होने हैं ना। हम जनूबी कोरिया में रहते हैं और भाई हम तो यहाँ आईडी कार्ड पे बनवाने बेफाम बनवाते हैं 4 साल। देखो किसी भी मुल्क में एक चीज होती है, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाता है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आ सकता है। पता लगे हम भी जब पैदा हो तो 1 साल के, और उसके बाद हम मतलब 1 साल हमारी उम्र बढ़ जाए। ब्रेक लेते हैं, न्यूज ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मजीद बातें करेंगे। स्टे विद अस। मैं 16 साल। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर लेते हैं अफकार इकबाल से मुतालिक, जो कि हम डेली करते हैं। रोज़ाना बात होती है खुदी से मुतालिक, इकबाल के शाहीन से मुतालिक, इकबाल की नौजवानों के लिए फ़िक्र क्या थी, उन्होंने बच्चों के लिए क्या मैसेज दिया। लेकिन इकबाल एक शायर से बढ़कर क्या थे?
इकबाल ने किस किस चीज़ का फ़लसफ़ा दिया? क्या सिर्फ खुद ही का फ़लसफ़ा दिया? इकबाल ने क्या क्या सोचा, हम तक क्या पहुंचा? क्या इकबाल सियासतदान भी थे? क्या इकबाल का सियासत में कंट्रीब्यूशन था तो क्या था? ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो पाती, वक्त महदूद होता है, कोशिश करते हैं कि हर एक पहलू को कुरेदते चले जाएं और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। आज यही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, वो बातें जिनमें तिश्नगी रह जाती है, वो आज हमारे मौज़ूआत का हिस्सा एग्जैक्टली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अजीज साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, इकबाल को जब भी डिस्कस हमने किया, ज़्यादातर हमने दो मौज़ूआत पर ही किया। इकबाल ने जो नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी या इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही। लेकिन जब हम कहते हैं इकबाल एक फ़िलासफ़र थे, फ़िलासफ़ी को मुकम्मल करने वाले थे, नीचे की फ़िलासफ़ी उन्होंने मुकम्मल की, फ़लसफ़ा खुदी के अलावा क्या दिया उन्होंने फ़िलासफ़ी में? बेटे, असल मामला ये है कि इकबाल एक बहुत ही जामे बेशक शख्सियत का नाम है। इकबाल शायर हैं, इकबाल फ़लसफ़ी हैं, इकबाल मुअल्लिम हैं, इकबाल सियासतदान हैं, इकबाल मुतकल्लिम हैं। वाह। इकबाल एक बेपनाह आलिम का नाम है, वो बहुत बड़े आलिम हैं। हमने एज ए होल कुल्लियत के साथ न तो अल्लामा इकबाल के अफ़कार को लिया है, न उनकी फ़िलासफ़ी को लिया है, न उनकी शायरी का मुताला किया। हम हर चीज़ में बहुत ही सिलेक्टिव हो गए हैं, तो शायरी में से भी कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं और उसी पर गुफ्तगू होती है। इसी तरह से उनके फ़लसफ़े के भी हमने कुछ पहलू जो हैं वो हैं और उसी पर बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं। ये दुरुस्त है कि इकबाल का चूँकि जो मुखातिब है वो नौजवान नस्ल है, और उन्होंने उनके लिए, उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए अपनी शायरी में, अपने अफ़कार में, अपने नसरी जो उनका काम है खुतबात की सूरत में या खतूत की सूरत में, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। लेकिन इसके अलावा भी चूँकि एक चीज़ जब हम अल्लामा पर बात करते हैं और हमें पेश नज़र रखनी चाहिए, वो ये है कि इकबाल ज़िंदगी का शायर है। इकबाल का फ़लसफ़ा जो है या उसके जो अफ़कार हैं वो कोई तजरीदी हैसियत नहीं रखते, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है उसके यहाँ, बल्कि वो तो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। क्या बात है। अच्छा, जब वो ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़िंदगी के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिल्कुल। ज़िंदगी के पीछे एक पूरा लाहे अमल मौजूद होता है, उसके पीछे पूरा एक निज़ाम है कि हम इस दुनिया में आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमसे क्या क्या हम नस्बुलैन हमारे लिए रखा गया है। तो इकबाल चूँकि ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ आदमी है, उसकी शायरी हो, उसका फ़िक्र फ़लसफ़ा हो, उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो बयान दिया, जो खुतबा इरशाद फरमाया, तो तमाम चीज़ें ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं। जब वो ज़िंदगी के साथ वाबस्ता हैं तो वो फिर हमारी पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के रवैयों से मुतल्लिक जो जो मसाइल हमें दरपेश हैं, अल्लामा उन सवालात का जवाब देते हैं। वही मैंने आगाज़ में जो ये अर्ज़ किया है कि वो एक जामे शख्सियत का नाम है। तो जामे वो होता है कि जिसके पास तमाम जो मसाइल हैं हमारे, अब उनका ताल्लुक सियासियात के साथ हो, उसका ताल्लुक समाजियात के साथ हो, उसका ताल्लुक इक़्तिसादियात के साथ हो, तालीम के साथ हो, फ़िक्र के साथ हो, तहज़ीब के साथ हो, रूहानियात के साथ हो, इलाहियात के साथ हो, तो अल्लामा के यहाँ इन तमाम मामलात में, और ख़ास तौर पर जो 20वीं सदी के आगाज़ में मुस्लिम उम्मा को और बरे सगीर पाक हिंद के रहने वाले लोगों को जिन मसाइल का सामना था और जिन जिन शोबाहाई ज़िंदगी में उन्हें जो मसाइल दरपेश थे, वो उन तमाम सवालात को इकबाल ने एड्रेस किया है। सियासी हवाले से उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन तालीम के हवाले से हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन ज़िंदगी के दूसरे शोबों के हवाले से हैं। वो अपनी शायरी में, अपने फ़िक्र फ़लसफ़े में एक बाकायदा, देखिए ना, तालीम हर उसमें रही है और बहुत एजुकेशन का वो मतलब एक शोर रहता है, और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत मालूमात है उनके पास। एक चीज़ होती है इल्म, एक है तरबियत। तो ये जो अल्लामा हैं, इनके यहाँ तालीम और तरबियत जो है वो लाजिम व मलजूम है। अब इदारों में तालीम बहुत है, हर मतलब स्पेशलाइजेशंस हैं, साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, फ़िक्र फ़लसफ़े में, ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो हमारे उलूम हैं उनमें। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो तरबियत का निज़ाम था, जो हमारे पुराने, एक हमारी तहज़ीब थी, हमारे असातिज़ा, हमारे जो
फ़लसफ़ी हमारे जो शायर और इकबाल जैसा आदमी जिसके अंदर वो हमारी सारी फ़िक्री तहज़ीब, हमारा पूरा फ़िक्री निज़ाम जिस पे आके यानी मुंतज हो रहा है, तो वो तरबियत पर बहुत ज़ोर देते हैं। बिल्कुल। और अमल पर बहुत जोर देते हैं। देखें, मैंने अर्ज़ किया कि वो ज़िंदगी के शायर हैं, ज़िंदगी से मुतल्लिक़ फ़लसफ़ी हैं। जो ज़िंदगी से जुड़ा हुआ आदमी होता है उसका एक तो यह है कि वो रिजायत पसंद होता है, ज़िंदगी के दुखों में भी, परेशानी के लम्हात में भी वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, रोशनी देखता है, पॉजिटिविटी की तरफ होता है। क्योंकि 1857 में यहाँ जब मुसलमान जो है वो ग़ुलामी में चले गए और जिस वक्त अलामा मौजूद हैं तो वो हमारा ग़ुलामी का पीरियड है। उसमें अलामा जैसे फ़िक्र के और अलामा जैसे दर्जे के आदमी की ज़रूरत थी जो कौम को इस्टेब्लिश करे। तो किया उन्होंने, तरबियत की कौम की, तो वो रिजायत पसंद है, तो लिहाजा उसकी शायरी में, उसके फ़लसफ़े में वो चीज़ है। वो ज़िंदगी का शायर है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ी है, ज़िंदगी के मामलात का फ़लसफ़ी है, तो उसके यहाँ हरकत है, उसके यहाँ अमल है। चूँकि अलामा का फ़लसफ़ा जो है वो कुरान और हदीस उसके माख़िज़ हैं बुनियादी। तो इस्लाम जो है ये अमल का दाई है, ये सिर्फ़ अकायद और नज़रियात और ख़यालात और उसका वो नहीं, बल्कि वो इस पर एक इमारत तामीर करता है और वो अमल की इमारत है। तो लिहाजा जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल कुरान और हदीस से साबे फैज़ करते हैं, उनका फ़लसफ़ा जो है इस नूर से मुस्तनीर है, तो लिहाजा उनके यहाँ भी जो बुनियादी चीज़ है वो है हरकत और अमल। वो यकीन का शायर है, वो यकीन का फ़लसफ़ी है, ईकान का फ़लसफ़ी है, उसके यहाँ उम्मीद है। वो शायर फ़रदा, उन्होंने ख़ुद भी अपने आप को कहा कि मैं कल का शायर हूँ, आने वाले ज़माने का शायर हूँ। तो लिहाजा वो हमारे मुस्तकबिल के साथ जुड़े हुए जो है वो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने सर। पाकिस्तान बनने से लेके जितने भी मराहिल गुजरे, हम देखते हैं कि ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान बनने के बाद जिन ममालिक ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, ईरान वाज वन ऑफ दैम। ईरान में हम देखते हैं कि इकबाल की जो फ़ारसी शायरी थी उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया गया। फिर जब हम इन दो ममालिक को कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान ईरान की बात होती है, हमारा थोड़े से हमारी वैल्यूज़, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे डायनामिक्स मुख्तलिफ थे, लेकिन इन दो ममालिक को जो एक चीज़ जोड़ती है वो इकबाल की शायरी है। फ़ारसी में उनका जो कलाम था, ईरान में उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया गया। दुनिया में और कहाँ पे इकबाल को पढ़ा और समझा गया और उसको अपने लाइफस्टाइल में शामिल किया गया? देखिए, अल्लामा इकबाल तो अपनी ज़िंदगी ही में ना, अब जितने वो यहाँ साउथ एशिया में, बर सगीर पाक व हिंद में मकबूल थे ना, इतने ही वो आलमी सतह पर दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, और ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ बेदारी बहुत थी, जहाँ तालीम बहुत थी ना, तो वहाँ अल्लामा इकबाल मारूफ थे। मसलन 1915 में उनकी किताब असरार खुदी छपी और 18 में उसका दूसरा हिस्सा आया रमूज़े बेखुदी का, तो 20 में इसका तर्जमा हो गया सीक्रेट ऑफ द सेल्फ के नाम से, लंदन से छपा, बहुत बड़े प्रोफेसर ने तर्जमा किया। तो मुराद ये है कि इकबाल यहाँ से भी ज़्यादा वो मगरिब के अंदर और उन ममालिक में जहाँ तालीम थी, जहाँ मतलब है कि जामियात में बहुत ही इल्मी काम हो रहा था, तो अल्लामा तो हर दौर में अपनी ज़िंदगी में, अपने असर में, अपने ऐद में बहुत मारूफ आदमी थे। और उसके बाद अल्लामा जो है वो आपने फरमाया है कि ईरान में उनकी बहुत मकबूलियत है। मसला ये है कि उन्होंने उनका जो कलाम है यानी शायरी की सूरत में वो उर्दू से ज़्यादा पर्शियन में है। जी। तो वहाँ अल्लामा ईरान में और अफ़गानिस्तान में और ये हमारी जो 6 स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, जहाँ जहाँ फ़ारसी बोली लिखी और पढ़ी जा रही है, अब वहाँ वो अल्लामा को समझें कि कौमी शायरों में उन्होंने शामिल कर रखा है। वो अल्लामा का बहुत एहतराम करते हैं। हर साल जो है वहाँ बड़ी किताबें उस पर लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, जामियात में बहुत काम हो रहा है। इकबाल के शोबे कायम हैं, बिल्कुल पूरे डिसिप्लिन हैं। इसी तरह ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्की में अल्लामा से बहुत मोहब्बत की जाती है, चूँकि अल्लामा का एक ताल्लुक़ जो है वो तुर्की के साथ यूँ था कि वो कहते थे मौलाना रूम को, मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना पीरो मुर्शिद कहते थे। वो कोनिया में हैं, तो लिहाजा अल्लामा का एक फ़िक्री और रूहानी ताल्लुक़ जो है वो मौलाना रूम के साथ है, कोनिया की सरज़मीन के साथ है। तो उन्होंने भी मोहब्बत में
तुर्कों ने भी बड़ी वो मोहब्बत की इकबाल से, फ़िक्री हवाले से उनके कलाम को पढ़ा, उनके तराजम किए अपनी ज़बान में। और एक इलामती कब्र जो है अलामा की वो कोनिया में बनाई गई। मौलाना के मज़ार के अहाते में अलामा को एक वो किया गया कि अगर पीर यहाँ मदफून हैं तो एक इलामती तौर पर ही सही मुरीद भी वहाँ होने चाहिए। क्या बात। तो ईरान में आपने कहा, तो ईरान में डॉक्टर अली शरीयती एक बहुत बड़े शार इकबाल के गुजरे हैं, एक वो ख़ुद एक बहुत अच्छे फ़लसफ़ी हैं। तो उन्होंने अल्लामा के कलाम को, अल्लामा की फ़िक्र को ईरानियों से बहुत ज़्यादा जो है ना रूशनास कराया है। इसी तरह हमारे कई पाकिस्तानी जो बुज़ुर्ग हैं जो पर्शियन के उस्ताद रहे हैं और उन्हें ईरान में तालीम हासिल करने का या ईरान में रहने का मौका मिला है, तो उन्होंने भी अपने इस बड़े शायर को, अपने इस कौमी शायर को, शायर मशरिक़ को, हकीमुल उम्मत को ईरानियों से रूशनास कराया है। तो ये जो इनकलाब आया है ईरान में, इसके पीछे भी इकबाल की फ़िक्र कार फरमा है। इसलिए इकबाल से ईरान में और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं मोहब्बत का एक अजीब आलम है। इसी तरह अरब दुनिया में इकबाल के तराजम हो चुके हैं अरबी ज़बान में, तो वो भी इसी तरह से इकबाल से मोहब्बत करते हैं जैसे हम करते हैं। वो भी इकबाल को इसी तरह से समझते हैं जैसे हम समझते हैं। उन्होंने, अब तो शायद ही कोई ज़बान हो जिसमें इकबाल के तराजम ना हो। तो ये जो बड़ी ज़बानें, अरबी है, अंग्रेज़ी है, तुर्की है, फ़ारसी है, तो अल्लामा के इकबाल की वो किताबें जो पर्शियन में नहीं हैं, अंग्रेज़ी में हैं या उर्दू में हैं, उनके भी तराजम हो चुके हैं। तो अब तो मुख्तलिफ जो दुनिया की रीजनल लैंग्वेजेस भी हैं, अल्लामा वहाँ भी मौजूद हैं और हर एक कौम अपने अपने ज़ाविया नज़र से उनको पढ़ती है, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक न सिर्फ पढ़ती है, उससे फ़ायदा उठाती है। और ये कितनी अच्छी बात है सर कि इकबाल को पढ़ना, उनको समझना, फ़ायदा उठाना। इकबाल को एक दुख तो ये था ना कि हमारा इल्मी ख़जाना बाहर, हमने उससे दूर, हालांकि हमें उससे करीब होना चाहिए था। लेकिन आपको लगता है कि वही मामला आज भी है, इकबाल हमसे दूर है और उन ख़ित्तों में करीब है जहाँ के लिए इकबाल हमसे एटलीस्ट कम रेलेवेंस रखते हैं? बेटे मैंने अर्ज़ किया ना कि हम बहुत सिलेक्टिव वो हो गए हैं और हर चीज़ में हमने ज़िंदगी में ना, एक तो इख्तिसास का पहलू हमारे यहाँ बहुत है और इंतखाब हम वो करते हैं। इकबाल को मुकम्मल तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और बग़ैर किसी एक्सप्लेनेशन के, बग़ैर किसी तशरीह और तोज़ीह के पढ़ने की ज़रूरत है। मसला अल्लामा पर बेटे बहुत किताबें लिखी गई हैं, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि अल्लामा इकबाल को इकबाल के वसीले ही से समझने की कोशिश की जाए। क्या आगाज़ जावेद नामा होना चाहिए? जावेद नामा से तो आगाज़ नहीं होना चाहिए। आगाज़ तो उसी तरतीब से होना चाहिए जिस तरतीब से अल्लामा ने किताबें लिखी हैं। इसलिए कि एक ज़हन साजी है, एक तरबियत है, ये अल्लामा की ज़िंदगी का हासिल है। ये किताब स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हैं। ये 1932 में पहली बार जो है वो सामने आई और पिछले 3-4 सालों में अल्लामा इस पर काम कर रहे थे। बेटे ये एक बहुत बुनियादी किताब है हमारी फ़िक्र की, हमारी दीनी रिवायत की, हमारी तहजीबी रिवायत की, हमारी शेरी रिवायत की, हमारी इल्मी रिवायत की। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि इस्लाम से पहले दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में बहुत सारी तहजीबें जो हैं वो दुनियावी एतबार से, मादी एतबार से तरक्की की बहुत मनाजिल तय कर चुकी थी। मसलन यूनान है, तो यूनान में फ़िक्र फ़लसफ़े की और साइंस की बहुत तरक्की हो चुकी थी, बल्कि लिटरेचर में, ड्रामे में उनका बड़ा वो एक रोल है। कहीं सदियों पहले, इस्लाम से सदियों पहले बेटे एटम पे साइंस का जो बिल्कुल एक बुनियादी वो है एलिमेंट है कि जिस पर मतलब एक ज़र्रा है और उस पर वहाँ काम हो रहा था, यानी इतना ज़्यादा काम। इसी तरह चाइना है, इसी तरह ये सब कॉन्टिनेंट है, इसी तरह मिस्र की तहजीब है, ये इस्लाम से पहले बड़ी तहजीबें थी। राइट। लेकिन जब हम इनका मुताले करते हैं इल्मी हवाले से, इनके लिटरेचर के हवाले से, इनकी फ़िलासफ़ी के हवाले से, इनकी साइंसी जो तरक्की थी उस हवाले से, तो हम देखते हैं कि जो भी बातें हुई हैं ना, वो सारी उसका ताल्लुक हमारी इस कायनात के साथ है, इस कॉस्मॉस के साथ है जो हमें दिखाई दे रही है, हमारी इस फिज़िक्स के साथ है। लेकिन इस्लाम के आने के बाद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में एक वाक़या तलू हुआ जिसे वाक़या मेराज कहा जाता है। अच्छा, इस वाक़या मेराज ने इंसानी ज़िंदगी को ना एक सबसे बड़ा मोड़ जो आदम के हबूद से यानी उनके ज़मीन पर उतरने के बाद आया ना, सबसे बड़ा यानी इवेंट आप कह सकते हैं, वो ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज जो है वो इंसानी तारीख़ का एक अजीब व गरीब वाक़या। बेशक इस वाक़े के बाद इसका जिक्र कुरान मजीद में बड़े इशारात के साथ आया है, अहादीस में कुछ तफासील भी हैं, और उसके बाद हमारा जो मजहबी लिटरेचर है, हमारा जो इलाहियाती लिटरेचर है, हमारा जो रूहानी लिटरेचर है ना, उस पर फिर इस पर बातें होना शुरू हुई। तो बेटे बहुत सारे फिर बाद हमारे फ़लसफ़ियों ने, हमारे शायरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी में ना आसमानी सफ़र किए, यानी रूहानी सफ़र कर रहे हैं, कोई ख्वाब के आलम में, कोई बेदारी के आलम में, किसी को रहबर और रहनुमा बनाकर एक सफ़र किया जा रहा है। लेकिन याद रखना ये है कि ये इंसान ने बिहाइंड द फिज़िक्स आंसुए अफलाक उस वक्त झांकना शुरू किया है। तहजीबों में, साइंस में तरक्की हो गई थी, लिटरेचर में बड़ी तरक्की थी, फ़िक्र फ़लसफ़े में तरक्की थी, लेकिन इस कॉस्मॉस में रहते हुए बातें हो रही थी। इस वाक़े ने इंसान को इस कॉस्मॉस से उधर देखने के लिए एक नया तजुर्बा फराहम किया है। तो फिर हमारे सूफियों ने, हमारे शायरों ने, हमारे फ़लसफ़ियों ने बिहाइंड द फिज़िक्स देखने की, माबाद व तिब्बियात में देखने का एक सिलसिला जो है वो शुरू किया। बहुत सफ़रनामे लिखे गए। फिर मुसलमानों के तबाह में यूरोप में बहुत इस तरह के रूहानी सफ़र किए गए। ये बेटे एक बहुत ही 20वीं सदी का बड़ा इवेंट है। जावेदनामा एक बहुत बड़ी किताब है। हमने इस पर, चूँकि ये हमारे कभी कोर्सेज में नहीं रही कि बच्चों का बड़ा इंट्रैक्शन हो और नौजवान नस्ल इससे इस्तेफादा करे, तो अल्लामा ने मौलाना रूम की निगरानी में और रहबरी और रहनुमाई में एक सफ़र जो है वो किया है। वो बेटे मुख्तलिफ अफलाक पे गए हैं, और फिर अफलाक के बाद आंसुए अफलाक एक चैप्टर है उसका, कि आसमानों के उस तरफ। सही। वो बेटे मुख्तलिफ लोगों से मिले हैं, दुनिया के उन लोगों से वो मिले हैं वहाँ पर मुख्तलिफ अफलाक पर, जन्नत में, जन्नत के नवा में, आस पास। क्या बात है। जिन लोगों का ताल्लुक ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से था, मतलब सियासियात में था, तो वो बड़े लोग जो सियासियात में थे उनके साथ उन्होंने कलाम किया। फिर उनके अफकार की रोशनी में जो सवाल वो उठाते हैं उनका जवाब दिया। बिल्कुल सही। इसी तरह समाजियात पर, इसी तरह लिटरेचर हर उस पे शोबे में उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने उसको उसमें तहरीर मुख्तलिफ किया। लोगों को उन्होंने मुख्तलिफ अफलाक पर दिखाया है। सही। और एक ये बड़ी ड्रामाई, बड़े वो एक अंदाज से लिखी गई किताब। लेकिन वो आपने बड़ा दुरुस्त एक जुमला आगाज में कहा ना कि पढ़ना उस सीक्वेंस में चाहिए, सीक्वेंस में बिल्कुल चाहिए, ताकि आपकी मुख्तसर तरबियत होती रहे। तरबियत होती रहे। सर बहुत शुक्रिया आज की इस नशिस्त के लिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम बढ़ना है, नाज़रीन वापस आते हैं, साथ रहिए। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सयाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व महराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार। देखिए चौथा सुतून, जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट की, हम बात करेंगे पोल्यूशन की, हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, और हम कैसे प्लास्टिक वेस्ट
को अपॉर्चुनिटी एक नौजवान बना सकता है अपने किसी मुनफरद आइडिया के साथ, कैसे इस वेस्ट से, इस प्लास्टिक वेस्ट से उसने कमाना है। मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर आप बात करने के लिए डॉक्टर वकास चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साइंटिस्ट हैं फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, पाकिस्तान में जब आप देखते हैं, जो कि पाकिस्तान में कराची हो, लाहौर है, बड़े शहरों, अक्सर हम देखते हैं जी आज ये पोल्यूशन में ऊपर, आज ये पोल्यूशन में ऊपर, स्मॉग का एलिमेंट भी है। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? जब हम कंट्रीब्यूटर तो नहीं है बट हम इफेक्टिव में आते हैं, लेकिन जब हम हालात देखते हैं तो आपकी क्या इसमें स्टडी है? जी थैंक यू वेरी मच। एंड ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और जो कौमें और जो अक़वाम इन प्रॉब्लम्स में आती हैं और रही हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इनसे निकले और ज़िंदगी में और बाकी कौमों की तरफ आगे बढ़ें। अब जिस तरह आपने बताया, अब हमारे इस वक्त हम स्मोक से स्टार्ट करेंगे कि स्मोक आप लाहौर में देख रहे हैं, कराची में, मुख्तलिफ सिटीज़ में, जी ऐसे तो डेली आपको स्मोक का, और इसकी वजह से जो लाइफ, लोगों की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि ये मसला आया कहाँ से, ये मसला इनिशिएट कहाँ से हुआ, स्मोक है क्या बेसिकली ना। तो लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना है, अवेयर करना है। पहले फोग था हम जब छोटे होते थे, और अब पाकिस्तान में जब हम बड़े हुए तो हमने ये स्मोक नामी चीज़ सुनना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि एमिशंस हुए, हमारे सिटी वेस्ट जितना भी था, चाहे लिक्विड है चाहे वेस्ट है, ये पड़ा हुआ था, इसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, इसकी वजह से पार्टिकल्स एमिट हुए एयर में। हम ट्रांसपोर्टेशन को हमने अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एमिशन हुई, क्या हुआ, पार्टिकल्स गए एयर में। इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने अपने वेस्ट को ज़ीरो वेस्ट के ऊपर नहीं लेके गए, वो एमिशन हुए एयर में। ये सारे एमिशन पार्टिकल्स गए एयर में। जब आपकी सर्दी आई तो ये कंडेंस हुए, ये पार्टिकल्स कंडेंस हुए और ये स्मोक बन गई। अब स्मोक इज डेंजरस, राइट, और ये अब हम इनहेल करते हैं तो इसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब ये मसला यहाँ पे अब हम फेस कर रहे हैं, राइट। तो अब ये है कि ये मसला हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, राइट। हम इसको किस तरह से इस मसले को हल करें और हम आगे बढ़े। अब दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। मैंने 15 साल से 4 कंट्रीज़ को, दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ को सर्व किया। अब ये हमारे पास अब एमिशन, हमारे पास मैक्सिमम एमिशंस हैं इस वक्त, उसकी वजह से हमारे सिटीज़ मोस्ट पोल्यूटेड और हमारा एयर जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मोस्ट वर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट। तो अब हमें पता है कि हमने इन एमिशंस को कंट्रोल करना है, राइट। तो जिन सोर्स से ये एमिशन हो रहे हैं उन सोर्स को कंट्रोल करना है, दैट इज जीरो वेस्ट। अगर हम जीरो वेस्ट करते हैं तो जीरो एमिशंस होंगे। अब हम जीरो वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। जीरो बीइंग साइंटिस्ट, व्हाट्स योर आइडिया फॉर जीरो वेस्ट? क्योंकि वेस्ट तो हर जगह मौजूद है जी, उसको हमने अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना? एग्जैक्टली अब मैं स्टेप वाइज आपको ये सारी चीजें, हम स्टेप वाइज इसको करते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं जीरो वेस्ट। ये दुनिया ने अडॉप्ट किया, पिछले 15 ईयर से दुनिया जीरो वेस्ट के ऊपर जा रही है। अब जीरो वेस्ट क्या है? हमारे पास, हमने हाईलाइट कर दिया कि हमारे सिटीज़ और हमारे मुल्क में कितने किस्म का इस वक्त वेस्ट मौजूद है। जितनी किस्म का भी वेस्ट है उसमें हमारा कूड़ा करकट है, ठीक है, कूड़े के अंदर ही आपका प्लास्टिक भी है, और फिर उसके बाद हमारा आ गया, हमारा वेस्ट वाटर ट्रैवल कर रहा है, राइट। हमारा वेस्ट वाटर ट्रैवल कर रहा है, हमारा कूड़ा है। ये 2 मेजर वेस्ट है हमारे। हम कूड़े से इस वक्त दुनिया में नंबर 1 बिजली बनाई जा रही है, नंबर 2 आप कूड़े से RDF, उसको कहते हैं रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल, यानी कि कूड़े को आपने खाली वो क्रश करना होता है, क्रश करके सीमेंट इंडस्ट्री इसके यूजर है, राइट। आपकी इतनी बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री है, वो इस वक्त RDF एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं और वो फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, और हम अपने कूड़े को हम निगलेक्टेड है। क्यों नहीं कर रहे सर? मैं बताता हूँ, सारी रीजन से स्टेप वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात, एक हो गया ये कूड़ा, ठीक है, हम मजीद इसके ऊपर आएंगे कि कैसे करेंगे, हु विल डू इट, किसके लिए अपॉर्चुनिटी है। और सर ये भी बताइएगा कि ये जो सीमेंट इंडस्ट्री, इसके लिए मॉडल क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है? मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ मोटा मोटा बताऊंगा कि इससे क्या हो सकता है, ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटी है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। दूसरा, एक आम आदमी क्या कर सकता है, वो RDF में जा सकता है, बड़ा इजीली जा सकता है। हम लेटर ऑन इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, हमारा वेस्ट वाटर है। मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि इस वक्त कोपनहेगन को मैंने 4 साल सर्व किया है। कोपनहेगन 70% ऑफ द नेचुरल गैस
हासिल कर रहा है अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से पूरा शहर। 70%। और 2025 में 100% ऑफ द सिटी डिमांड इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये देखे दुनिया कहाँ जा और चुकी है। गैस शॉर्टेज का कितना ज्यादा हमें सामना रहता Exactly, है। मैं इसी especially पॉइंट पे आ रहा सर्दियों हूँ मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप अपने वेस्ट को पहचाने। इस वेस्ट से आप कितने फायदे हम इस वक्त हम गैस बाहर से लेने जा रहे हैं, इस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सर, इतना आ रहे हैं। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दें कि जिस वेस्ट की बात हो रही है, क्या ये वो वेस्ट है जो घरों से बाहर होता है या जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी बात मैं हो रही अब है? स्टेप वाइज मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने थोड़ा सा लॉजिकली मेरी बात को समझते जाना है। स्टेप वाइज 3 एमिशंस मैंने आपको पहले बताए थे। 3 एमिशन ये हमारे हाउस होल्ड वेस्ट, इसको कहते हैं म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट जो हम शहरों में ये हमारे पास मौजूद है। इसमें इस हाउस होल्ड वेस्ट में 2 चीज़ें हैं एक्चुअली, इसमें 3 चीज़। कूड़े के अंदर हमारा कूड़ा भी है और प्लास्टिक भी है, ठीक है। और ये वो प्लास्टिक है, मैं प्लास्टिक को थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं, 3.3 मिलियन टन्स हम प्लास्टिक एवरी ईयर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। अब ये जो प्लास्टिक है ये कितना रिसाइकल हो रहा है, दुनिया इसको रिसाइकल कर रही है। हम सिर्फ 20% हमारी लेबर जो है वो चूँकि इसको समझने में और वो इंटेलिजेंट नहीं है, यूथ इसमें जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो वो सिर्फ 20%, बाकी सारा अनयूज्ड है। और आप सोचें ये वेस्ट जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो इसकी हाइट पता है कितनी बनती है? K2 की हाइट है 8600 मीटर और इसकी हाइट है 16,000। ये 1 साल का 2 K2 आपका 1 साल का बन रहा है वेस्ट, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट। और इसकी एज कितनी है? 25 साल से शुरू होती है और 450 ईयर्स। ये तो हमारे नस्लों के नस्लें खा जाएगा। अब बात आते हैं कि अब इनके ऊपर क्या करना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट को लास्ट टाइम मेरी जब गवर्नमेंट से बात हुई तो मैंने कहा आपको प्लास्टिक रोड्स के ऊपर जाना चाहिए। दुनिया में 3 लाख किलोमीटर प्लास्टिक रोड, मैं वही आपको बताने लगा हूँ। मैंने कहा कि ये मसला है, इसको हैंडल करने के लिए दुनिया में प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट हो चुकी है पिछले 20 साल से, आपको प्लास्टिक रोड्स में जाना चाहिए। उसके बाद फिर प्लास्टिक रोड का इनिशिएटिव लिया गया, उसका मॉडल डिस्प्ले किया गया। अब हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मैं आपको स्टेप वाइज आपको बताता जाता हूँ। अब हम यहाँ से अब हमने ज़ीरो वेस्ट को आगे अगर लेके जाना है, अमेरिका ने 3 डिकेड्स में अमेरिका ने अपनी पोल्यूशन का 40% कम किया, 3 डिकेड्स लगे, ठीक है, इस ज़ीरो वेस्ट को अपनाने में और इसको करने में। चाइना ने वही 2030 में पॉलिसी लेके आया, चाइना ने 7 साल में वो काम कर दिया जो अमेरिका 30 साल में कर सका। पाकिस्तान इसमें अगर पाकिस्तान चाइना से सीखता है तो पाकिस्तान 3 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एयर बता रहा हूँ।